हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह की बात। इसमें हम पूरे सप्ताह भर की घटनाओं का, राजनीतिक घटनाक्रमों का समाचार प्रस्तुत करते हैं और उन पर विश्लेषण करते हैं। और हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने पत्रकार, स्तंभकार और राजनीतिक लोग। जन आंदोलन हम एक लाइन में विश्लेषण करें तो पिछला सप्ताह चुनावी विषाद, चुनावी राजनीतिक विषाद का सप्ताह रहा है पूरा। वो अमेरिका से लेकर, दुनिया से लेकर के हमारे देश तक, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका में द्वंद्व छिड़ा हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव है, एक दूसरे से काट छांट वहाँ लगी हुई है। अभी वेनेजुएला में चुनाव हुआ है, वहाँ पर भी काट छांट लगी हुई है। जीतने के बाद भी हारने वाला प्रत्याशी अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहा है, उनको मारने की कोशिश हो रही है वेनेजुएला के जो निर्वाचित हुए हैं। और वही स्थिति हमारे देश में भी है। 4 राज्यों में चुनाव होना था, 2 राज्यों का घोषित हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बुरी हालत है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है कि केजरीवाल की, अभी उसको गणेश पूजा चल रहा था, गणेश पूजा के अवसर पर एक बार फिर विवादित तरीके से और संवैधानिक संस्थाओं को संकट में डालने का, उनकी छवि धूमिल करने का काम किया। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए और वहां पर गणेश पूजा की। गणेश पूजा ही नहीं की, उसका बाकायदे वीडियो बनवाया और वीडियो को उन्होंने डाउनलोड कर दिया और पूरे देश के पैमाने पर हंगामा होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके दूसरे दिन अपना केजरीवाल साहब को वो मिलना था, जमानत मिलनी थी, और उस जमानत में उनकी जमानत मिल गई। लेकिन वो जमानत कैसी मिली कि पूरा पंख काट करके चिड़िया को कहा कि अब आप उड़िए। और उसके बाद उसका तरह तरह से आकलन होने लगा कि तो देव की वो तो केजरीवाल, इसके पहले जो उनको था कि इंडिया गठबंधन को तोड़ना है, इसलिए हरियाणा में जब इन्होंने अपना पूरी घोषणा कर दिया कि हम 90 सीट पर लड़ेंगे, तब इनको अपना किया गया और अब जाकर के हरियाणा में, पूरा हरियाणा में चुनाव लड़ाएंगे और इंडिया गठबंधन की साख को ये धक्का पहुंचाएंगे। लेकिन केजरीवाल साहब भी अपना केजरीवाल साहब अपना ठहरे। उन्होंने बाहर निकलते ही घोषणा किया कि अब मैं चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब इस्तीफा, अभी फिर नए सिरे से हंगामा खड़ा हुआ है और आज की तारीख में ही उन्होंने जो इस्तीफा का दिन चुना है वो चुना है 17 सितंबर। 17 सितंबर मतलब मोदी जी के लिए जश्न का दिन होता है, अपना जन्मदिन मनाते हैं, तरह तरह से हर साल वो अपना विभिन्न तरीके से जन्मदिन मनाते हैं और उस पर नहले पर दहला मार दिया अपना केजरीवाल साहब। तो जैसे कहते ना कि अगर समय खराब रहता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता नीचे से काट लेता है, तो वही स्थिति हुई है इनकी। और इसी संदर्भ में हमारे देश का एक प्रांत जल रहा है, पिछले 1.5 साल से जल रहा है, वहां पर बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसकी भी हम समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सलीम साहब के पास। सलीम साहब, इस बीच देश में और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में अपना चुनाव हो रहा है और आपका महाराष्ट्र भी एकदम से मुहाने पर धधक रहा है। तो इन सारे संदर्भ में और अमेरिका से लेकर यहाँ तक का एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी सलीम खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल इस हफ्ते में आपने जैसा कि बताया बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सारी घटनाओं को टच करना संभव नहीं है। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस पर मैं बात करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल की बात। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो कुछ भी हुआ, जमानत के बाद उनका जो इस्तीफा आया, उसको आप अगर क्रिकेट की भाषा में समझना चाहें तो ऐसा है कि क्रिकेट में 2 तरह की गेंद होती है। एक होती है बाउंसर, जो जमीन पे गिर के सीधे सर पे आती है, और दूसरी होती है गुगली, जो कि पैरों के साथ जो है वो पीछे चली जाती है, स्टंप की तरफ चली जाती है। तो केजरीवाल ने ये किया कि जिस वक्त बीजेपी उनसे ये अपेक्षा कर रही थी उनको गिरफ्तार करने के बाद कि वो कोई बाउंसर मारेंगे, तो उन्होंने गुगली डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ये बिल्कुल अनअपेक्षित बात थी, इसलिए कि रिजिग्नेशन
गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का जो है वो इस्तीफा बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ लिखा है संविधान में, और लोगों ने संविधान में ढूंढा तो वाकई नहीं मिला कहीं पे कि भाई एक आदमी जेल में जाए तो कहाँ इस्तीफा दे, ये जरूरी नहीं है। अब आप ये देखें कि उनकी जमानत मंजूर हो गई, तो अब उनको रिजिग्नेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने जो है वो बाउंसर डाल दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं 2 दिन बाद रिजाइन कर रहा हूं। तो ये इस तरह की गेंदें फेंक के जो है वो अरविंद केजरीवाल मोदी जी को और मोदी और शाह की जो चाणक्य नीति है उसको परेशान कर रहे हैं। देखिए, आप ये देखें कि 10 साल में वैसे तो बहुत सारी नाकामियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अहमदाबाद से दिल्ली आए और उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जो है वो 28 से बढ़ के 76 पे पहुंच गए, 77 पे पहुंच गए। उसके बाद 2019 में दोबारा चुनाव हुआ तो भी वो 72 से नीचे नहीं आए। तो ये मोदी और शाह के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनकी नाक के नीचे एक राज्य है और जिससे बहुत सारा कंट्रोल उनका है, केंद्र सरकार का है। इसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। बल्कि इससे पहले ऐसा होता था कि वहां की जो नगर पालिका है उसमें कम से कम बीजेपी जीतती थी। पिछली बार नगर पालिका से भी बीजेपी हार गई। तो इसलिए दिल्ली में ऑपरेशन कमल जो है वो कभी बंद नहीं हुआ। और मैं इस पूरी घटनाक्रम को ऑपरेशन कमल के संदर्भ में देखता हूं। देखिए, बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने जो है वो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया भ्रष्टाचार के आरोप में। अब आम आदमी पार्टी का सबसे बुनियादी मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है, तो आपने भ्रष्टाचार पे वहां के जो है स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की और लोगों को डराने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो उन्होंने मनीष सिसोदिया पे हाथ डाल दिया। मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उनको ऑफर दे दी कि आप जो है वो मुख्यमंत्री बन जाइए, पार्टी तोड़ दीजिए जैसे हमारे यहाँ शिंदे साहब ने तोड़ा है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप जो है वो सरकार चलाइए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई नहीं, ये तो नहीं होगा, आप मुझको जेल में रखिए। उस वक्त संजय सिंह बहुत शोर मचा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन संजय सिंह को पहले जमानत मिली तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि आप जो है वो मनीष सिसोदिया को भी मिल जाएगी। अब जो काम बीजेपी नहीं करना चाहती थी, उनको ये डर था कि अगर डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल पे हाथ डालेंगे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। तो बीजेपी ने सोचा कि अब जो भी होता है हो जाए, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया के छूटने से जस्ट पहले आप ये देखें कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देंगे तो बीजेपी आम आदमी पार्टी में जो मंत्री मुख्यमंत्री के लिए सरपुटअवल शुरू हो जाएगी, आपस की लड़ाई शुरू हो जाएगी और उस लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाएगी और वहां पर जो है वो अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना देगी और इस तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दिया जाएगा। तो वो जो बीजेपी का प्लान था कि इनके आपस में जो है वो लड़ाई करा देना और उसका फायदा उठाना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं इस्तीफा ही नहीं देता हूं, तो मामला यहीं खत्म हो गया। अब आप देखें कि उनको वो मिल गई जमानत, तो ये लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि अब इलेक्शन में ये जाएंगे तो इनको कहेंगे कि हम ये भ्रष्टाचारी है, और जमानत ऐसी मिली जैसा कि अभी आपने बताया कि वो जो है मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि लाओ इस्तीफा दे दो, इससे जो है वो लोगों की हमदर्दियां मिलेंगी और अगला इलेक्शन जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ, यानी आप देखिए कि शुक्रवार को जो है वो इनकी जमानत होती है, उससे पहले बुधवार को बीजेपी को यह अंदाजा हो गया कि अब केजरीवाल को जमानत मिलने ही वाली है। तो ये किया बीजेपी वालों ने कि जाके मुर्मू से, अपने जो राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात कर ली
और उसे मुलाकात करके एक मेमोरेंडम दे दिया और ये कह दिया कि जो है वो ये दिल्ली की जो है सरकार है इसको भंग कर दो। यानी बीजेपी वाले इस बात से डर रहे थे कि अगर हम कल पब्लिक के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये जो है वो सक्षम नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है, तो उनके मतदाता उनसे पूछेंगे कि तो आपके पास केंद्र सरकार थी, आपने उसकी सरकार को भंग क्यों नहीं किया? तो उससे बचने के लिए यानी पहले से अपने आप को जो है वो पेचबंदी जिसको बोलते हैं करने के लिए इन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को निवेदन दे दिया। राष्ट्रपति ने भी फौरन जो है गृह मंत्री को भेज दिया। लेकिन आप ये देखिए कि 2 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। तो जैसे ही जमानत मिली, बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले ने यह कहना शुरू कर दिया, उसमें मनीष सिसोदिया सबसे आगे थे, कि भाई हमारा जो है वो हम बेगुनाही हमारी साबित हो गई। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मौका तो मिल गया। और इसका मौका इसलिए भी मिला कि दो जस्टिस की बेंच थी, उसमें जो जस्टिस भुइयान थे, उन्होंने ये कह दिया कि सीबीआई को जो है वो पिंजरे का तोता नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो पिंजरे का तोता लगता है। और फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि जब ईडी ने जमानत दे दी थी, जबकि ईडी में सख्ती ज्यादा है, तो सीबीआई 22 महीने के बाद जागी और फिर उसने गिरफ्तारी ली और उसको 3 महीने तक जेल में रखा। इसका मतलब यह है कि सीबीआई जो ने जबरदस्ती केजरीवाल को जेल में रखने के लिए इस मामले में जो है वो छलांग लगाई। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टली गृह मंत्री के तहत काम करती है। इसका मतलब ये कि गृह मंत्री चाहते हैं कि केजरीवाल हमेशा जेल में रहे। तो ये जो बात है, जो भुइयान की बात है, जस्टिस भुइयान की, इसको आम आदमी पार्टी बहुत उछालेगी और ये कहेगी कि देखो हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमको जमानत मिल गई और ये जो है वो हमको इन्होंने जबरदस्ती जेल में डाला था। अब एक बात और जो आपने अभी कही हरियाणा के बारे में, देखिए मैं ऐसा समझता हूं कि लोकसभा चुनाव को अगर हम सामने रखें तो हमको एक बात समझ में आती है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी थी, इसके बावजूद उन्होंने पंजाब में अलग अलग इलेक्शन लड़ा और उस वक्त जब लोकसभा चुनाव से पहले इनको जमानत मिली थी टेम्पररी 15 दिन के लिए, तो लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ पड़े और उसका फायदा उठा करके बीजेपी के जो है वो वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन आपको पंजाब का इलेक्शन याद है, पंजाब में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी, 0 सीट, यानी बंबई में हम लोग बोलते हैं 0 बटा सन्नाटा। 7 सीट कांग्रेस के पास चली गई, 3 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई और 2 जगहों पर जो है वो आजाद उम्मीदवार जीत गए। उसमें एक बेअंत सिंह का बेटा है और एक अमृतपाल सिंह है जो कि जेल में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आईएसआई के उससे ताल्लुकात हैं। तो केंद्र सरकार जिस पर आईएसआई से ताल्लुकात की इल्जाम लगाती है, आरोप लगाती है, उसको जो है वहां की जनता 1,98,000 वोट से कामयाब कर देती है। तो केंद्र सरकार की जनता के नजदीक क्या क्रेडिबिलिटी है जब ये किसी पे आरोप लगाते हैं तो लोग उसको कितना सीरियस लेते हैं। ये बात तो अमृतपाल सिंह की उससे हो गया, अब वो बेचारा एनएसए में अंदर है, उसको 5 दिन के लिए पेरोल पे लाए, शपथ ग्रहण हुआ, वापस ले जाके जेल में डाल दिए। जी सर। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी अलग से लड़े तो ये जरूरी नहीं है कि इससे बीजेपी का फायदा हो, इसलिए कि जो वोटर्स आईएनएलडी के साथ रहे हैं या जो वोटर जेजेपी के साथ रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस को वोट देना बहुत मुश्किल है। वो देवीलाल की एक अपनी लीगेसी है। तो हो सकता है कि वो लोग जो है वो बजाय बीजेपी को वोट देने के आम आदमी पार्टी को वोट दें और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस को वोट दें। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि हरियाणा में इसकी वजह से बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हो जाए, इसकी संभावना कम है। पंजाब जैसा रिजल्ट हरियाणा से भी आने की अपेक्षा है। आखिरी बात एक और जुमला बोलना चाहता हूं, वो ये है कि एक अजीब बात है
कि केजरीवाल पर जो आरोप है उसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए और केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए तो उनके ऊपर लगे हुए आरोप कैसे खत्म हो जाएंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, अगर अदालत से केजरीवाल ये ले ले कि भाई उनको ऊपर पाबंदी नहीं है, तब तो बात समझ में आती। इसलिए कि अदालत का आरोप अदालत में ही वो निरस्त होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो अदालत में आपके ऊपर कोई आरोप है, आप जनता में जाके इलेक्शन जीत जाए। अब अमृतपाल तो जीत गया, शेख रशीद जीत गए, दोनों जेल में है, उनको तो संसद में बैठने भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये बात तो मुझको कुछ अजीब लगती है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और ये आरोप अगर रहेंगे तो रहेंगे। तो ये जरा सी अजीब बात है। बहरहाल ये बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है जो पिछले हफ्ते हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।